दिल्ली के पार्लियामेंट का रास्ता यूपी होके गुजरता है। तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी का कितना चांस है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते? 2029 में अगर योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका स्टेचर भी मोदी जी के ऑलमोस्ट समकक्ष आ जाएगा और वो यूपी मॉडल लेके आएंगे सेंटर में। आपको ये नहीं लगता कि जो बुलडोजर मॉडल है ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के साथ इनकॉन्सिस्टेंट है? हमने 2024 के जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स देखे। यूपी में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो उसके पीछे क्या रीजन है? अब की बार 400 पार, तो 400 लेके आप करेंगे क्या? ये क्लियर मैसेज जनता को ये नहीं दे पाए। योगी आदित्यनाथ जी का क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनके पॉपुलैरिटी के पीछे, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा। कि योगी जी इज आउटसाइडर, वो संघ का जो परिपाटी है उससे वो नहीं आते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे इस चैनल न्यू दिल्ली डायलॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आज उस डेमोक्रेसी के एक पॉलिटिकल चैप्टर को हम अनलॉक करेंगे। आज हम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात करेंगे। क्या वो 2029 जनरल इलेक्शंस में आज पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से या नहीं? आज हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे संजय जी के साथ, जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि योगी जी का स्टैंड क्या है, कैसा है? उनकी पॉलिटिकल राइज के बारे में बताइए, थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए, योगी जी के बारे में जब आप बात करते हैं तो आपको याद होगा कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो उसमें योगी जी ने पार्टिसिपेट किया था जब वो बहुत यंग थे। और थोड़ा सा आपको हम योगी जी जो गोरखनाथ जो मठ है जिसके वो महंत बने, थोड़ा उनके गुरुओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो 1949 में मेरे हिसाब से, अगर मुझे ये ईस्वी सही याद है, उस समय इसी गोरखनाथ मठ के महंत थे दिग्विजय नाथ जी ने लॉर्ड राम की मूर्ति को बाबरी मस्जिद में इंस्टॉल किया था। तो योगी जी वो गोरखनाथ परंपरा से आते हैं। फिर जो योगी जी के जो इमीडिएट जो गुरु थे वो अवैधनाथ जी, वो जो है सो पूरी तरीके से राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े हुए थे। और इनके दोनों गुरु जो मूर्ति जो इंस्टॉल किए थे लॉर्ड राम का बाबरी जो वो मस्जिद था 1949 में, और ये जो अवैधनाथ जो उनके इमीडिएट गुरु, दोनों हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। तो जब योगी जी राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े तो फिर ये संपर्क में आए अवैधनाथ जी से, और फिर 2-3 साल इनसे मिलते रहे। फिर उनके बाद फिर इन्होंने फिर तय किया कि हमको अब संन्यास ग्रहण करना है और अपना गोरखनाथ जो मठ है उसी में अपना जीवन को पूरी तरीके से समर्पित करना है। तो इस तरीके से उनका आरंभ हुआ। और जैसे कि इनके जो गुरु थे वो भी सांसद थे गोरखपुर से, और योगी आदित्यनाथ जी भी 26 साल की उम्र में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे, और वो वन ऑफ द यंगेस्ट पार्लियामेंट्रियन थे और 5 बार जीत चुके हैं। और एक ऐसे सीएम हैं जो यूपी के पॉलिटिकल हिस्ट्री में बीते 35-40 साल में देखे तो एकमात्र सीएम है जो दोबारा सत्ता में आए हैं यूपी में लगातार दूसरी बार। तो ये इनका पॉलिटिकल जर्नी रहा। सो सर, आपको क्या लगता है कि यूपी का कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जनरल इलेक्शन या हमारे डेमोक्रेसी के लिए? देखिए, ऐसा बोला जाता है, और ऐसे हमारे देश के कई प्रधानमंत्री हुए, और ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिए इस देश को। उसका कारण ये रहा कि हम ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली का रास्ता, मतलब दिल्ली के पार्लियामेंट का रास्ता यूपी होके गुजरता है। उसका कारण ये है कि यूपी में 80 लोकसभा संसदीय सीट्स है, और जिसका यूपी में ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा सांसद लेके आते हैं, वो उनका सरकार बनाने का स्टेक सबसे ज़्यादा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसीलिए यूपी बहुत इम्पॉर्टेंट पहले भी रहा है एक स्टेट, और आज भी रहा है राजनीतिक समीकरण में।
आपको सर क्या लगता है कि सर 2029 के जो इलेक्शंस होंगे तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी का कितना चांस है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सके? देखिए, जब आप बात करते हैं अभी प्रेजेंट में जो बीजेपी में जो लीडरशिप है उसमें कौन से कंटेस्टेंट हैं, तो अगर आप मोदी जी के बाद बात करते हैं तो अमित शाह जी एक प्रोमिनेंट कंटेस्टेंट हैं कि वो पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। फिर एक नितिन गडकरी हैं। लेकिन जब आप योगी जी का प्रोफाइल देखेंगे 2029 तक, तो आप देखेंगे कि यूपी जैसा एक बड़ा प्रदेश, और अगर आप पॉपुलेशन की बात करें यूपी का, तो कई ऐसे देश है जिससे ज़्यादा यूपी का पॉपुलेशन है, और जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो यूपी एक महत्वपूर्ण जनसंख्या के मामले में उनसे एक बड़ा देश जैसा है पॉपुलेशन उसका। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि यूपी जैसे स्टेट का 2029 तक में आप देखेंगे कि ये 3 बार सीएम हो चुके होंगे। अगर 2027 जीत जाते हैं तो ये तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे। तो उस हिसाब से योगी जी का स्टेचर बहुत बड़ा हो जाएगा, एकदम मोदी जी जैसा होगा। जैसे मोदी जी गुजरात में 3 बार सीएम रहे और एक गुजरात मॉडल लेके आए पूरे देश में, तो वैसे ही 2029 में अगर योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका स्टेचर भी मोदी जी के ऑलमोस्ट समकक्ष आ जाएगा, और वो यूपी मॉडल लेके आएंगे सेंटर में। अब यूपी मॉडल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक मॉडल तो रहेगा कि उनका स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी में इन्होंने दिया है, और जिसके चलते चांस है कि ये तीसरी बार सरकार में आ सकते हैं। दूसरा इनका बुलडोजर मॉडल है। तो कई मॉडल इनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लेके आएंगे। जैसे मोदी जी गुजरात मॉडल लेके आए थे, ये यूपी मॉडल लेके आए। सर आपको ये नहीं लगता कि जो बुलडोजर मॉडल है ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के साथ इनकॉन्सिस्टेंट है? यूपी जैसे प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने दिखाया कि कैसे हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सरकार से भिन्न हैं, और उसमें ठीक है ये जो बुलडोजर का जो वो यूज़ कर रहे हैं उसमें कई आर्गूमेंट हैं कि वो सही नहीं है, वो बेसिकली दिस इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर आप किसी से भी पूछिए तो वो भले योगी जी को एक दो बुराई करे कि ये गलत है ये गलत है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में अगर आप कोई ऑफ कैमरा अगर अपोजिशन पार्टी के भी कुछ लीडरों से पूछेंगे और अपोजिशन पार्टी के भी कार्यकर्ता से पूछेंगे तो वो भी इस मामले में तारीफ करते हैं कि नहीं, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर में यूपी का पूरे स्वरूप को बदला है। सर अगर हम इस लॉ एंड ऑर्डर और ये बुलडोजर मॉडल को छोड़ के अगर किसी और चीज़ को देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ जी का क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे हम मोदी जी के बारे में बात करते हैं कि वो पर्सनली उनके खिलाफ किसी तरह का करप्शन नहीं है या कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, और जैसे मोदी जी बहुत क्लीन इमेज रखते हैं, चूँकि सन्यासी आदमी है, सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं। ठीक आप योगी जी के बारे में भी बोल सकते हैं कि उनमें भी उनका भी पूरा इमेज क्लीन है, पर्सनली किसी तरह से करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। और यूपी में चारों तरफ से आप देखें तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं, वो दिन दुगुना रात चौगुना वो तरक्की कर ही रहा है। और जैसा कि उनका टारगेट भी है कि इसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है यूपी को, उसमें भी वो काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट का भी एक यूपी का मॉडल का एक अच्छा एग्जाम्पल होगा अगर ये तीसरी बार सरकार में आ जाते हैं तो। और लॉ एंड ऑर्डर तो रहेगा ही, और इनका जो क्लीन इमेज है कि पर्सनली ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ करप्शन, जैसे मोदी जी का क्लीन इमेज है, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा। सर जैसे आपने सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात किया, तो आपको कौन सा ऐसे स्पेसिफिक रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा पसंद है योगी जी के, या फिर उसके पॉपुलैरिटी के पीछे वो रिफॉर्म्स हैं? जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम है, उसको ही योगी जी अच्छी तरीके से अपने स्टेट में लागू कर रहे हैं। मोदी जी का काफ़ी स्कीम लाया हुआ है, अगर वही आप अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो, और यूपी गवर्नमेंट का अपना तो स्कीम है ही, तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे बहुत बार ये आरोप लगती हैं और सब सरकार में जो कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे
तमिलनाडु में जो सरकार है या बंगाल में सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ये आरोप लगाती है कि भाई हमारी जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, ये सरकार लागू नहीं करते हैं। तो अगर योगी जी उसी को ऑनेस्टी से लागू करें तो मुझे लगता है दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। सर जैसे कि हमने 2024 के जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स देखे, यूपी में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो उसके पीछे क्या रीज़न है और अगर वो आगे इस पे सुधार करना चाहे तो क्या करेंगे? देखिए, ये बात अभी बहुत बार मीडिया में लगातार आ रही है कि भाई आखिर आप यूपी में इतने सीट्स कैसे हार गए, इसका प्रॉब्लम कहाँ है। तो 2-3 तरह का आर्गूमेंट दिया जा रहा है। पहला आर्गूमेंट ये है कि कहीं न कहीं मोदी जी के बाद जो बीजेपी में जो एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, उसमें आपस में तनाव है। तनाव ये है कि जैसा आपने अभी हम लोगों ने अभी चर्चा भी किया कि भाई 2029 में अगर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा, अमित शाह जी होंगे या योगी जी होंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि इन 2 बड़े लीडरों में आपसी टसल है। योगी जी करीब 40-42 सीट ऐसा मांग रहे थे कि इन सीटों में इनको लड़ाना चाहिए, तो इनकी बात को सेंट्रल लीडरशिप ने नहीं माना या अमित शाह जी ने कंसेंट नहीं दिया। तो एक वजह तो उसको बताया जा रहा है कि ये हार की एक बड़ी वजह है, तो योगी जी जिसके लिए टिकट मांग रहे थे उसको दिया नहीं गया। दूसरा है कि अपोजिशन पार्टी ने जो एक नैरेटिव सेट किया और वो कहीं ना कहीं सफल हुए इस नैरेटिव सेट करने में कि ये संविधान बदल देंगे, ये रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। और ये जो मोदी जी का जो एक नारा था बीजेपी का कि अब की बार 400 पार, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये नारा एक अधूरा नारा लेके चुनाव में उतरी कि अब की बार 400 पार, तो 400 लेके आप करेंगे क्या, ये क्लियर मैसेज जनता को ये नहीं दे पाए। तो अपोजिशन ने इसका एक नैरेटिव ये सेट कर दिया कि इनको 400 पार मिलेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे। तो इस इलेक्शन से ये भी सबक मिलता है कि आप कभी भी नारा दीजिए तो अधूरा नारा मत दीजिए। आप 400 पार तो बोल रहे, लेकिन 400 पार के बाद आप करेंगे क्या, ये नारा आपने स्पष्ट नहीं किया। तो लोगों को अपोजिशन ये नैरेटिव सेट करने में सफल हो गई कि ये 400 पार लेके कॉन्स्टिट्यूशन बदल लेंगे। ये बातें काफ़ी बार प्रशांत किशोर जी ने हमेशा टीवी चैनल में बताया कि ये बीजेपी का जो अधूरा नारा है ये कहीं न कहीं हार का कारण बना पूरे देश में, इंक्लूडिंग यूपी। तो सर इसको लगता क्या है कि क्या चेंज करने चाहिए स्ट्रैटेजी में कि 2029 में थोड़ा सा इससे सुधार हो? देखिए, स्ट्रैटेजी में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर तो सरकार को काम करना पड़ेगा। और जैसा कि आप इस बार का जो बजट देख रहे हैं उसमें ऐसा मतलब कि पॉलिसी बनाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जिसमें इंटर्नशिप का एक प्रोविज़न डाला गया कि जो टॉप 10 500 कंपनियां हैं वो 1 करोड़ इंटर्नशिप बच्चों को देंगी। तो ये एक हमेशा से ये एक धारणा बनी है इस देश में कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है, इवन अटल जी के समय से, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सरकारी नौकरियों में कमी आती है। ये एक पहले की बनी हुई धारणा है। बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान देती है। अटल जी के समय तो एक डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ही थे अरुण शौरी जी, जो जिनके बारे में बताया जाता है कि वो सारी सरकारी कंपनियों को बेचने का ही काम करते थे। तो ये एक जो धारणा है, इस धारणा को तो चेंज करना पड़ेगा। सरकार को ऐसे पॉलिसी और ऐसा योजना लाना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लोगों को रोज़गार मिले। तो इस बजट में आप देखेंगे तो जो इंटर्नशिप का जो योजना है वो एक बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से कि आप स्किल्ड लेबर आपको कैसे मिले, स्किल्ड लोग कैसे मिले। और जैसा कि कई ऐसे रिपोर्ट बताए हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया को कम से कम 8 से 10 करोड़ स्किल्ड पीपल की ज़रूरत है, जिनको कि बड़ी बड़ी कंपनियों को रिक्वायरमेंट हो। तो ये इंटर्नशिप के द्वारा उनको फुलफिलमेंट होगा। तो इन अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना सबसे ज़रूरी है। तो सर जैसे कि हमने 2029 के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें हमें योगी जी का स्टैंड मतलब कैसा रहना चाहिए उस सिचुएशन में कि वो पीएम बने,
क्योंकि उनके पार्टी में ही बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स हैं कि जैसे अभी जैसे 2024 के रिजल्ट्स के बाद कह रहे हैं योगी जी का नाकामी कह सकते हैं, या इस तरह से बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि इवन 2027 के जो उनके विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं सीएम के लिए, तो उनको भी सीएम के कैंडिडेट के लिए चूज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो भी एक सवाल है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी लगातार मीडिया में ऐसे रिपोर्ट आ रहा है कि योगी जी को हटाया जा सकता है। इवन ऑपोजिशन पार्टी भी ये बात पहले बता दिया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का मिस्टेक तो कभी नहीं करेगी। और एक तो आप यूपी में ऐसे भी कमज़ोर हैं, ऊपर से आप योगी जी को हटा देंगे तो 2027 में जब इलेक्शन होगी तो बिना योगी के आप फिर से तीसरी बार सरकार में आएगी, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, वहाँ जो एग्जिस्टिंग जो लीडरशिप है, तो चाहे जो भी हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, वो योगी के स्टैचर के लीडर हैं नहीं, और वो यूपी जैसे बड़े प्रदेश को नहीं संभाल पाएंगे। तो बीजेपी ऐसी गलती कतई नहीं करेगी कि योगी जी को हटा देगी, नंबर 1। दूसरा, योगी जी के नेतृत्व में ही इनको 2027 का चुनाव लड़ना होगा, नंबर 2। और तीसरा, अगर वो तीसरी बार यूपी में सरकार बनाते हैं तो योगी जी का स्टैचर भी मोदी जी के समकक्ष आ जाएगा, क्योंकि आप एक राज्य में तीसरी बार सरकार में आ गए, वो भी इतनी बड़ी राज्य में, तो आप ऑलमोस्ट 12-13 साल सीएम रह जाते हैं, 13 साल, तो फिर आपके लिए फिर आसान हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने के लिए। तो अगर इन सब बिंदुओं पे विचार करें, और दूसरा जो आप समझिए कि बीजेपी का शुरू से, चाहे वो अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे उसके बाद अटल जी इलेक्शन हारे, एडवाणी जी इलेक्शन हारे, उसके बाद फिर यूपीए 1 यूपीए 2 मिला, तो आप देखेंगे कि उस ज़माने में भी बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो कैडर वोटर है, वो हमेशा बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा। तो अगर आपका जो कैडर वोटर है, कोर वोटर है, 20 से 25% अगर आप उसको मानते हैं, और अगर वो वोटर जो है उसको अगर इंटैक्ट रखना है आपको 2029 में, तो मुझे लगता है कि अभी योगी जी के अलावा कोई दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है कि आपका कोर वोटर वो आपके साथ ही जुड़ा रहे। तो इन सब को भी देखते हुए लगता है कि योगी जी ही उपयुक्त उम्मीदवार होंगे। सर, जैसे कि हमने 2024 जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखे, तो उसमें जैसे एक र्यूमर ये भी है कि जो योगी जी जिन जिन कैंडिडेट्स को चूज़ किए थे उनको टिकट्स नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इलेक्शंस के जो नतीजे जो हैं उसके पीछे। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऐसा था कि योगी जी 40 से 42 सीट मांग रहे थे कि ये कैंडिडेट का दिया जाए, और ये सीट उनको नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही हार की, ये हमने डिस्कस किया। सर, क्या इस चीज़ का ऑपोजिशन किस तरीके से फ़ायदा उठाया? जैसे कौन कौन से मुद्दे को लेके उन लोगों ने इन पे फ़ायदा उठाया इस चीज़ पे? जैसे अपोजिशन तो उपहास करता ही है, जैसा कि अखिलेश जी ने पार्लियामेंट में जब बहुत ज़्यादा सरगर्मी बढ़ी डिबेट का, तो वो जब बाहर आए तो उन्होंने बताया भी कि जो व्यक्ति ने आपको नुकसान किया उसको तो आप हटा ही नहीं पाए। उसने आपको दिखा दिया कि हम नुकसान भी किए और आप उसको हटा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका इसारा कहाँ था, आप समझ ही रहे हैं। तो अपोजिशन इस तरीके से बयानबाजी तो कर ही रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो चाहे वो मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट हो, 2 स्टेटमेंट, पहला कि जो स्वयं सेवक है या फिर जो देश का सेवक है उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, तो ये इशारा भी बताता है कि किसके तरफ कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अभी हाल में एक स्टेटमेंट दिया मोहन भागवत जी ने कि आपका वो स्टेटमेंट क्या था वो हम भूल रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट, वो भी उनका जो वो ऐसा स्टेटमेंट था कि जो व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि जब वो अच्छा काम करने लगता है तो वो देवता बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, फिर भगवान बनना चाहता है। तो इस तरह से आप देखें तो 2024 इलेक्शन में जब बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब हुआ तो काफ़ी उठापटक आपस में मचा हुआ। सर, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, तो कहा जाता है कि उनका एक कैरिश्मा है, उनकी एक जादू है उनमें। तो
तो वो जो मॉडल है, जो योगी मॉडल है, तो वो बीजेपी के पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, या फिर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर जनरल लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? देखिए, जब आप यूपी के लोगों को पूछेंगे कि जो भी योगी जी का मॉडल है वो आपके लिए कितना सही है, तो यूपी के ज़्यादातर लोग तो आपको बोलेंगे कि ये सही है। मतलब जो भी इनका जो भी स्टेप ये ले रहे हैं गवर्नेंस को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सारे लोग उससे लाभवंत सर जैसे यूपी के लोग तो मानते ही हैं कि हमारे सीएम द बेस्ट सीएम, लेकिन बाहर के स्टेट में भी उनके इन्फ्लुएंस है, जैसे असम हो गया या फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इस सब स्टेट्स में इनके असर हैं। तो आपको क्या लगता है योगी जी में ऐसा क्या है और उनमें क्या कमी है उन स्टेट के लीडर्स में? जैसे बिहार की बात कर लिए हम, झारखंड की बात कर लिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा आपने बताया कि अगर कोई भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ तो हर 2 साल में 1 साल में इलेक्शन होते रहते, जनरल विधानसभा के इलेक्शन होते रहते हैं। तो अगर किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो पहला जो डिमांड होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हमारे यहाँ रैली करने के लिए। लेकिन दूसरा डिमांड किस लीडर का होता है? वो आप ही बताइए कि किसी स्टेट में विधानसभा का चुनाव तो वो कौन दूसरा लीडर चाहता है कि हमारे स्टेट में आए और वो प्रचार करे? कौन होता होगा, आप बताइए। सर योगी जी हैं। योगी। तो पहला तो इसी से पता चलता है कि उनका कैरिश्मा क्या है, वो किस तरीके का लीडर है, और कैसे जो है मोदी जी के बाद उनका डिमांड हर एक स्टेट इलेक्शन में बढ़ गया, वो स्टार प्रचारक बन गए। अब ये है कि ये कैसे हुआ, तो देखिए जो बीजेपी इस देश में 2 ही कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी। एक कम्युनिस्ट को माना जाता था कैडर बेस्ड, दूसरा बीजेपी को। तो कम्युनिस्ट का तो कैडर अब रहा नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी देश से अब खत्म हो रही है। थोड़ा बहुत सीट इस बार भले जीत गए वो लोग बिहार में, तो कम्युनिस्ट का वैसा रोल रहा नहीं। तो एकमात्र कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी है। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो मोदी जी के बाद अब योगी को देखता है कि ये बीजेपी के लिए फ्यूचर है, क्योंकि जो हिंदू वोटर है, जो बीजेपी के जो कोर वोटर है, वो योगी जी के नाम पे यूनाइटेड हो जाएंगे, और उनको लगता है कि ही इज़ द करेक्ट हिंदू पोस्टर बॉय मोदी जी के बाद। सर जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी हो गए हैं, अपने होम मिनिस्टर जी हो गए हैं, और नितिन गडकरी जी हैं। इनमें से हम अगर कंपेयर किया जाए तो क्या क्या चीज़ें इन तीनों में थोड़ा सा डिस्टिंक्ट पाया जाएगा, और इनमें से सबसे फिट कैंडिडेट हमें आज के डेट में किसको मानना चाहिए? जैसे अगर अमित शाह जी का भी देखें, नितिन गडकरी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, तो इनमें जो बेसिक जो अंतर है वो ये है कि जैसे मोदी जी एक स्टेट को संभालें और गुजरात मॉडल लेके आए, तो कहीं ना कहीं उनका एक गवर्नेंस का एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा, और एक स्टेट के बड़े लीडर रहे, 12 साल 13 साल जो भी चीफ मिनिस्टर रहे। सिमिलरली आप योगी जी में भी वो क्वालिटी देखेंगे कि यूपी जैसे बड़े स्टेट को संभाले, लॉ एंड ऑर्डर दिए, और एक यूपी मॉडल वो डेवलप कर लेंगे। ये चीज़ें इन दोनों लीडर में लैकिंग है, अमित शाह जी और नितिन गडकरी में। ये उस तरीके से कोई स्टेट के सीएम तो रहे नहीं, और इनका कोई अपना मॉडल हो नहीं पाया। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि मिनिस्ट्री में दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे अमित शाह जी का होम मिनिस्ट्री हो, चाहे गडकरी जी का रोड मिनिस्ट्री जो हो, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसमें अगर आप बोले तो इस सरकार में अगर कोई एक मिनिस्ट्री ले जो सबसे ज़्यादा काम किया और बेस्ट काम किया गया, तो ये काम नितिन गडकरी जी को, उनके मिनिस्ट्री को ही ये क्रेडिट जाएगा कि सबसे बेस्ट मंत्रालय है इस भारत सरकार में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि स्टेट को संभालने का, पूरे लॉ एंड ऑर्डर के साथ, उसका गवर्नेंस के साथ, उसका एक गवर्नेंस मॉडल देने का, तो वो जैसे मोदी जी ने किया वैसे योगी जी के पास है। सर जैसे इन दोनों में लाइक जैसे होम मिनिस्टर जी हमारे अमित शाह जी हैं, और ये अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन दोनों में लाइक बराबर का टक्कर है ऐसा कहा जाता है। और इस जनरल इलेक्शन में जैसे योगी जी का बात ना मान के, ऐसा र्यूमर्स है, मतलब पता नहीं है इसके बारे में क्या बैक स्टोरी है, तो ना मान के जैसे इसमें इलेक्शन में थोड़ा बहुत जो असफलता मिली है बीजेपी को, तो उसमें आगे क्या बीजेपी यही गलती दोहराएगी आगे जाके, या अमित शाह को थोड़ा सा साइड लाइन करके योगी जी आगे आएंगे? क्या ऐसे हो सकता है?
देखिए अभी तत्काल तो स्टेटस क्यों ही रहेगा। अब ये सारा डिपेंड करता है आपका 2027 में यूपी का चुनाव जब होगा उसमें योगी जी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अभी तो स्टेटस को है, अभी योगी जी भी सीएम बने रहेंगे और अमित शाह जी सेंटर में हैं ही। लेकिन अमित शाह जी और नितिन गडकरी से योगी जी रेस में आगे निकलेंगे कि नहीं, ये 2027 का विधानसभा चुनाव जो है यूपी का वो तय करेगा। और अगर वो तीसरी बार सरकार अच्छे सीट से ले आते हैं तो फिर योगी जी अनडिस्प्यूटेड जो है सो लीडर रहेंगे। सर, अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिस्कशन, हम अगर ये सोचें कि जैसे योगी जी का जो अपीयरेंस है वो एक साधु की तरह है, तो और उनका जो अप्रोच है तो वो जैसे हिंदुत्ववादी या हिंदुइज्म को ज़्यादा अप्रोच करता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि सर ये हमारे देश के सेक्युलरिज्म पे कोई इम्पैक्ट करेगा या फिर ऐसा कुछ? हाँ देखिए, ये बात तो है कि अब इसको ऐसे समझिए, जब अटल जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको लिबरल बनाया जाता था कि वो लिबरल व्यक्ति थे, और बहुत सारे अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको पसंद करते थे उनकी लिबरल छवि की वजह से। अडवाणी जी को उस समय कट्टर बुलाया जाता था। तो जब अडवाणी जी जब पीएम के कैंडिडेट बने और मोदी जी जब पीएम इन वेटिंग बने तो अडवाणी जी को लिबरल बोला जाता था मोदी जी से कंपेयर करने में, कि नहीं अडवाणी जी लिबरल है, मोदी जी थोड़ा सा ज़्यादा कट्टर है। तो उसी तरीके से ये जो कट्टरता का जो परिभाषा है वो समय हिसाब से बदलते रहता है। तो मुझे लगता है कि योगी जी भी अपना इमेज चेंज करेंगे, धीरे धीरे ये जो कट्टर छवि है इसको कम करेंगे और थोड़ा लिबरल तो होंगे। ऐसा नहीं कि ये हमेशा से ही रहेंगे आप, तो मेरे हिसाब से ये इमेज मेकिंग होगा इनका। सर, इनका जो योगी जी का जो सपोर्ट बेस है पूरा पूरा बीजेपी के पीछे कह लीजिए या फिर पूरा नेशनल पॉलिटिक्स के पीछे कह लीजिए, क्योंकि वो तो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं तो साधु हूँ, मैं लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करता हूँ। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है नेशन वाइड या फिर आउटसाइड नेशन? आपको ये क्या लगता है, कैसे इनका अप्रोच है टुवर्ड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखिए ये तो है कि देश का जो आपका प्रधानमंत्री है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो व्यक्ति लिबरल होता है और लिबरल पॉलिसी को फॉलो करता है तो पूरे वर्ल्ड में उसकी तारीफ होती है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो तो आपको करना पड़ेगा। तो योगी जी का इमेज मेकिंग तो पहला होना चाहिए, थोड़ा इमेज उनका बदलना चाहिए, थोड़ा उनको लिबरल भी होना चाहिए। चूँकि इंडिया इज़ गोइंग टू बी एन इमर्जिंग सुपर पावर, तो बहुत लोग इंडिया को फॉलो करेंगे, बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो इंडिया को एज ए रोल मॉडल मानते हैं। तो ये बात तो ज़रूर है कि योगी जी को अपनी छवि पे तो ध्यान देना ही होगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए उनको लिबरल भी बनना होगा और ऐसे कई पॉलिसी में काम करना पड़ेगा जो कि इंडिया की साख को बाहर में बरकरार रखे, उसको धूमिल ना करे। तो इन चीज़ों में ध्यान तो देना पड़ेगा। सर, जैसे कि हमने इतने सारे डिस्कशंस किए, तो आपको एट द एंड क्या लगता है कि योगी जी अपने आप को कितना सेव करना चाहिए टू प्रेजेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर 2029, और उसमें भी उनका जो अभी के जो प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें कितना चेंजेस लाना चाहिए? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि बुलडोजर स्कीम हो गया, इस तरह से जो कि आप एडवोकेसी में हैं, आपको इस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज है कि ये किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को यूज करना या वेपन की तरह यूज करना। तो ये क्या लगता है सर आपको, क्या इसको कैसे चेंज करेंगे? है कि ये बुलडोजर वाला छवि तो बदलना होगा ही, क्योंकि आप देश के प्राइम मिनिस्टर कल को बनेंगे और उनके कैंडिडेट रहेंगे तो इस छवि के साथ तो बनना मुश्किल है। तो इस मामले में आपको जब वो तीसरे टर्म में आए तो हम ये उम्मीद करेंगे और अभी से ही उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों में जो भी रूल ऑफ लॉ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और अननेसेसरी कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए। इन सब चीज़ों में तो उनको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। सर, जितना हमने डिस्कशन किया इससे कुछ और लगता है कि ये चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन बन सकती हैं पीएम बनने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को एज ए कैंडिडेट?
इसमें कुछ चीज़ें तो हैं, ऐसा बोलते हैं, एक आर्गुमेंट है कि योगी जी इज़ आउटसाइडर, वो संघ का जो परिपाटी है उससे वो नहीं आते हैं। जैसे कि मोदी जी स्वयंसेवक रहे, हाँ। प्रचारक रहे, तो बहुत इंटरनल व्यक्ति हैं आरएसएस के, और उनसे वो आते हैं। तो उसी तरीके से नितिन गडकरी जी भी हैं, और उसी तरीके से अमित शाह भी जी हैं। योगी जी के बारे में आउटसाइडर इसलिए बोला जाता है कि उनके कई बार, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे गोरखपुर से, तो कई बार इनका बहुत ज़्यादा टसल बीजेपी स्टेट लीडरशिप, यूपी के स्टेट लीडरशिप से हमेशा होती थी। कई बार योगी जी धमकी भी देते थे कि, ऐसा बताते हैं कि 2007 इलेक्शन में योगी जी बोले कि अगर आप हमारा बात और हमारे हिसाब से कैंडिडेट नहीं दीजिएगा तो हम अपना कैंडिडेट पूर्वांचल में पूरा खड़ा करेंगे। 70 कैंडिडेट वो खड़ा करने के लिए तैयार थे। तो ऐसा इंटरनल टसल होता है। जैसा कि उनका हिंदू युवा वाहिनी बनाना, और जो उसका एक बहुत बड़ा क्रेज यूपी में हिंदू युवा वाहिनी का था, हालांकि अभी वो डिसबैंडेड है, लेकिन इस तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल चलाना, ये जनरली बीजेपी में और आरएसएस में ये सब बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो उस हिसाब से इनको आउटसाइडर तो माना जाता है। लेकिन दूसरा ये भी बात है कि आरएसएस कभी भी योगी को आउटसाइडर के जैसा ट्रीट नहीं किया। आरएसएस चूँकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइक माइंडेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन सबको अपने में समावेश कर लेती है। तो आरएसएस के ऐसे भी अलग अलग 130-140 तो अलग अलग संगठन हैं जो चलते हैं। तो उस हिसाब से इनको जो है सो कहीं ना कहीं समावेश तो किया ही है। तो एक आउटसाइडर का ये एक प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। सर जैसे मतलब आरएसएस का जो स्टैंड है, वो अभी रिसेंट में जो मोहन भागवत जी हैं, उनका जो स्टेटमेंट था, वो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी जैसे भगवान वाला स्टेटमेंट जो था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डिससेटिस्फाइंग था उनके लिए। तो क्या योगी जी के लिए भी वैसा कुछ है उनके मन में? देखिए, अभी योगी जी ऑलमोस्ट दूसरे टर्म में चीफ मिनिस्टर हैं, और आप देखेंगे बारीकी से तो मोदी जी के खिलाफ तो ठीक है, ऐसे इम्प्लाइड स्टेटमेंट आया है भागवत जी का 2 बार, लेकिन योगी जी के खिलाफ अभी तक नहीं आया। आप इनका 7-8 साल का जो भी कार्यकाल देखें, 7 साल का, तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी निशाना योगी जी को बनाया गया हो आरएसएस की तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्टली, ये ऐसा अभी किसी के नॉलेज में और हम लोग के नॉलेज में तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि इनका पॉजिटिव इम्प्रेशन है आरएसएस में। सर जैसे कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में कास्टिज्म, जातिवाद, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो सर क्या इसमें योगी जी के जो ठाकुर या इस सब से कोई फ़र्क पड़ता है इंडियन पॉलिटिक्स में, या उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में इसके कोई फ़र्क है? देखिए, कास्ट तो शुरू से एक बड़ा रोल प्ले किया है भारतीय राजनीति में, और कास्ट खासकर बिहार, यूपी, जो नॉर्थ इंडिया, उसमें कास्ट तो बहुत डोमिनेट हमेशा की है। तो उस हिसाब से ये विधानसभा, लोकसभा सब में फ़र्क तो करेगी। और जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है 2024 में, तो लोग बोलते हैं कि फिर से जाति की राजनीति और तेज़ी से आ गई हमारे समाज में, और यूपी में पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड पे ही चुनाव हुआ है। तो कास्ट एक बड़ा फैक्टर है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो बनिया हो, है ना। तो ये चाहे वो एससी हो, एसटी हो, तो इन सब को आपको ध्यान में रख के ही काम करना पड़ेगा। इस फैक्टर को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। ऐसा लगा कि मोदी जी का 10 साल का जब कार्यकाल रहा 2014 से 2024 तक, तो लगा कि नहीं, लोग अब जाति के नाम पे वोट नहीं देते हैं, विकास के नाम पे देते हैं, मोदी जी के नाम पे देते हैं, मोदी जी के गारंटी के नाम पे देते हैं। लेकिन 2024 के रिज़ल्ट के बाद फिर से अब कास्ट एक मेजर रोल प्ले करेगा, और इधर 10-15 साल जो भी चुनाव होंगे पार्लियामेंट के, उसमें कास्ट डोमिनेंट फैक्टर रहेगा। सर जैसे पहले भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री के जो पोस्ट के लिए वो रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके आता है, जो आपने पहले भी बताया था।
थोड़ा सा उसको अच्छे से एलैबोरेट करिए कि क्या कैसे होता है ये चीज़। जैसा कि हमने चर्चा किया कि ये बेसिकली यूपी एक बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सदस्य है उसमें, और इस देश के ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूपी से ही आए हैं। तो अगर आप अच्छा, दूसरा ये भी है कि आप देखें यूपी कैसे इम्पोर्टेंट है। राहुल जी 2 जगह से चुनाव लड़े, कौन सा सीट वो छोड़ रहे हैं बताइए आप। यूपी का सीट से भी जीते हैं और केरला के वायनाड से भी जीते हैं। कौन सा सीट छोड़ रहे हैं आप बताइए। केरला वाला से। केरला वाला क्यों छोड़ रहे हैं? वो इसलिए कि यूपी इम्पोर्टेंट है। मोदी जी गुजरात से आते हैं। मोदी जी भी एक समय 2 जगह से शुरू में चुनाव लड़े थे, गुजरात से, और कौन सा सीट उन्होंने छोड़ा? गुजरात वाला। गुजरात का। आज भी मोदी जी कौन से सीट से लड़ते हैं? बनारस। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कि जो लीडर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी, और जो अपने आप को राहुल जी जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मानते हैं अगले चुनाव में, वो भी सब यूपी को पकड़ के रखना चाहते हैं। यूपी कोई नहीं छोड़ना पड़ता, कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो इससे कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपका मूल्यवान समय हमें दिया। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो पॉलिटिकल डिबेट्स और बहुत सारी सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हम बताते रहेंगे आपको। तो हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।